हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं स्माइल प्रोग्राम क्लास 10th का पेपर नंबर 12, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्णांक 375 और 675 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 375 और जो 675 है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो 5 का भाग जाता है, ठीक है। तो 5 का 37 में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 7 35, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 2 और ये 5 हो गए कितने, 25। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, बचा 25। वापस से 5 कर देंगे, 7 में देंगे तो 5 1 5, बच गया कितना, 2, वो 2 और ये 5 मिलके हो गए वापस से 25। तो कितनी बार जाएगा, 25 5 के पाड़े में 5 बार। फिर से 5 का 15 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 375 का। अब देखिए 675 का वापस इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 का भाग दे सकते हैं। तो 5 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 1 5, बच गया कितना, 1 और जो 7, 1 और ये 7 मिलके हो गए कितने, 17। कितनी बार भाग जाएगा 17 में 5 का, 5 3 15, ठीक है, 3 बार जाएगा, बच गए कितने, 2। ये 2 और अगला 5, ये मिलके कितने हो गए, 25 हो गए। तो कितनी बार जाएगा, 25 5 बार। वापस से इकाई का 5 होने की वजह से हम 5 का भाग देंगे फिर से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बच गया कितना, ये 13 था, 10 है, तो इसका मतलब कितना बच गया, 3। और अगली संख्या क्या है, 5, कितना हो गया है, 35। तो कितनी बार भाग जाएगा 5 का 35 में, 5 7 35। वापस से देखेंगे आप, 27 आया, 27, 2 और 7 ये मिलके कितने होते हैं, 9 होते हैं। और 9 में 3 का भाग कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाता है। तो 3 से भाग देने का जो नियम है वो क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पाड़े में आता हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 2 और 7 हो गए 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 का भाग दे सकते हैं। तो 27 में आप 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब आप 3 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार, 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो 375 और 675 दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब हम इसका मैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम इसको इसके अभाज्य गुणनखंड रूप में इनको लिख देते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें क्या ज्ञात करना है, मैसे जो है ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं दोनों संख्याओं के, वो दोनों में कॉमन होने चाहिए, जो कॉमन है वो अपने को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 1 बार कॉमन, वापस से 5 इसमें, 5 इसमें, 2 बार कॉमन, फिर से देखिए 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 भी कॉमन। इसके अलावा यहाँ 5 बच गया और यहाँ पे 3 और 3 बच गया, ये कॉमन नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3। तो मैसे कितना आ जाएगा, मैसे आ जाएगा 5 5 25 और 25 3 75। इसका आंसर आ गया कितना, 75। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे खंभे की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं ये खंभा है, ठीक है, ये खंभा हो गया, और इसकी मान लीजिए ये परछाई है। ठीक है, अगर हम इनको पॉइंट्स के हिसाब से नाम देते हैं तो ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु और ये है सी बिंदु। इसने कहा खंभे की जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है। मान लीजिए ये है खंभे की ऊंचाई और ये है खंभे की क्या, परछाई। एक पॉइंट मैं ये वाला लेके चलूँ, ठीक है। तो खंभे की जो ऊंचाई और खंभे की परछाई दोनों बराबर हैं, और उन्नयन कोण जो है यहाँ से सी बिंदु से इस बी बिंदु को देखने पे मान लिया कि जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो मैंने नीचे वाला बिंदु माना है, इसलिए मैं इसको भी नीचे
नीचे वाले बिंदु को सी मान के चल रही हूँ, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में हमें दिया क्या है, खंबे की जो ऊंचाई है वो इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो ए बी, और खंबे की जो परछाई है वो कितनी है यहाँ पे ए सी, हमें दिया हुआ है ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम त्रिभुज एबीसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर हम tan का सूत्र लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके लिए सूत्र आपको बता रखा है पहले, लाल बटा गक्का, वहां से हमने लिया है ये साइन, ये कोस और ये tan। तो देखिए tan है तो लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, जो ऊंचाई है उसी को आप क्या बोलते हैं, लंब, और जो ये परछाई है इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका लंब क्या है, ए बी, और इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर, अब ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए सी बटा ए सी मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपके पास में कितना आया, 1, और tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 मान होता है 45 का। तो आप इसे लिख सकते हैं tan 45, tan से ये tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में जिसे हम r बोलते हैं कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटा लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को पॉइंट में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक के बाद में बिंदु है, मतलब दशमलव है, इस वजह से इसे हम लिख देंगे एक के बाद होने की वजह से बटा में 10। तो ये हो गया 35 बटा 10 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई r। आप मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22 बटा 7, r का मान है 35 बटा 10। ठीक है, काटा बेटी कर लेंगे, 7 पंजे 35, उसको से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से ये 2 गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई वृत्त की परिधि। अब हम आगे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22 बटा 7, आर है यहाँ पे 35 बटा 10 इंटू 35 बटा 10। काटाकुटी कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का 10 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 का 22 में जाएगा कितनी बार, 11 बार। फिर 5 का 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो ऊपर क्या बचा, 11 और 7, मतलब 11 7 77, और नीचे क्या बचा, 2। हम क्या करेंगे, अब 77 में 2 का भाग देके चेक कर लेंगे कितना आता है। तो देखिए 2 तिया 6, 1 बचे कितना, 7 उतार दिया, तो 2 8 हो गए कितने, 16, 1 लगा दिया पॉइंट, 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इसका आंसर ये आ गया 38.5। अब यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई जो होती है स्क्वायर होती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निखिलम विधि से 16 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं, पहले वो सूत्र देख लेते हैं। घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पे संख्या वही जो आपको घनफल निकालने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे संख्या है 16। ठीक है, विचलन ज्ञात करने के लिए पहले आपको उसका आधार लेना पड़ेगा। तो 16 संख्या है तो आधार हो गया कितना, 10। विचलन तो 10 से देखें तो विचलन हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6।
ठीक है, आप इसमें अब मान रखेंगे। तो 16 का घन बराबर संख्या कितनी है 16 प्लस 2 गुना विचलन कितना है 6 ऑब्लिक 3 गुना विचलन मतलब 6 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब मतलब 6 का क्यूब। इसको आप आगे करेंगे तो 16 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 6 दूनी 12। आगे 3 गुना 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 ऑब्लिक और 6 का क्यूब कितना हो गया क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6 तो ये होता है 36 और 36 को 6 से करेंगे तो आएगा 216। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 216। इसे आगे करेंगे तो 16 प्लस 12 ऑब्लिक 36 को 3 से किया तो कितना है 6 3 18 हासिल 1 3 3 9 9 कितना हो गया 10। तो ये हो गया कितना 108 ऑब्लिक 216। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार आप 10 लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्लिक के आगे जो भी संख्या है उसका केवल एक ही अंक उधर रहेगा, बाकी इधर जो ऑब्लिक के आगे वाली संख्या है इसमें आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 रहेगा और ये 21 जो है इस 108 में जुड़ जाएगा। तो आगे बनेगा 16 प्लस 12 ऑब्लिक 108 इसमें 21 जुड़ जाएगा तो ऑब्लिक यहाँ बच गया कितना 6। आगे करेंगे तो 16 प्लस 12 ऑब्लिक 108 और 21 कितने हो गए तो 8 और 1 हो गया कितना 9 और 10 और 2 कितने हो गए 12 ऑब्लिक हो गया 6। अब देखिए अगली संख्या जो है उसमें भी ये काम करेंगे, हम 9 को रख लेंगे और 12 जो है अगली संख्या में जुड़ जाएगा। तो आगे आएगा 16 प्लस 12 में ये 12 जुड़ जाएगा, यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ बचा 6। तो ये हो गया 16 प्लस 12 और 12 कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया ऑब्लिक 9 ऑब्लिक 6। तो इसे आप आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 16 और 24 ये कितने हो गए 16 और 24 हो गए 40 ऑब्लिक 9 ऑब्लिक 6। तो ये हो गया 4096। मतलब 16 का आप घन निकालेंगे तो आपके पास में कितना आना चाहिए 4096। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अर्धगोले की बात हो रही है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक अर्धगोला है, ठीक है, तो जो एक गोला होता है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरह से आप अर्धगोले की बात करें तो इसका ये वाला जो भाग है ना, इसका तो क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r स्क्वायर और देखिए ऊपरी जो भाग होता है अर्धगोले का वो एक वृत्त के जैसा होता है तो इस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई r स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा 2 पाई r स्क्वायर तो ये और पाई r स्क्वायर ये, तो कुल कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 465 दिया हुआ है और हमसे इसकी त्रिज्या पूछी है। तो ये सूत्र होता है और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे भी रखा है कितना 462। तो आप आगे इसको लिखेंगे 3 पाई r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 462। निकालना क्या है आपको यहाँ पे r, तो r स्क्वायर को छोड़ दीजिए और बाकी जो चीज बची है उसको अगली संख्या के बटा में भेज दीजिए। तो 462 बटा 3 पाई, तो r स्क्वायर बराबर 462 बटा 3 पाई का मान रखेंगे 22 बटा 7। ठीक है, अब देखिए r स्क्वायर बराबर 462 बटा 3 इंटू 22 7 बटा के नीचे था कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब ये काटापीटी हम करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 2 से भाग दिया 2 1 2 2 1 2 मतलब 11 2 2 4 2 3 6 और 2 1 2। ठीक है, फिर आप करेंगे इसको तो 11 दूनी 22 बच गया 1 1 और 1 हो गया 11 तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 21 गुणा 7 बटा 3। अब ये 3 से 21 और कट जाएगा कितनी बार 7 बार। अब r स्क्वायर बराबर आपके पास आ रहा है 7 गुणा 7। तो r निकालने के लिए आप क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो रूट जो है उसके अंदर अगर कोई संख्या 2 बार आती है मतलब जोड़े में आती है तो उसमें से एक संख्या को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 गुणा 7 है तो इसका अंडर रूट आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी r बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3n या 3n+1 रूप का होता है जहाँ पे n कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये एक प्रमेय है, तो देखते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इस तरह की जो भी प्रमेय आएगी उसमें आपको a लेके चलना पड़ेगा और a यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तथा यहाँ पे जो b का मान है वो यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है उसमें जो भी संख्या आपको दी गई हो वही संख्या आपको b माननी है। तो हमने मान लिया है b बराबर 3। ठीक है, तो a और b इसके ऊपर अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। a तथा b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, और होती क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो होती है a बराबर b³ r, जहाँ पे r का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे b का मान हमने क्या लिया है 3, तो ये किस रूप का हो जाएगा, a बराबर 3³ r, जहाँ पे r का मान 0 के बराबर बड़ा तथा 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0, 1 और 2, ये 3 नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर ये r का मान है, यही मान अगर हम इसमें रखें a बराबर 3³ r में, तो a किस किस रूप का हो सकता है, तो a फर्स्ट में अगर मान लीजिए मैंने r बराबर 0 लिया, तो a बराबर क्या बनेगा, देखिए 3q+0, मतलब a बराबर किस रूप का होगा, 3q रूप का होगा। ठीक है, सेकंड में अगर मैंने r बराबर ले लिया 1, तो a बराबर इसमें मान रखिए 3q+1, तो a किस रूप का हो गया, a हो गया 3q+1 रूप का हो गया। और थर्ड में मैंने r बराबर ले लिया 2, तो a बराबर हो जाएगा 3q+r की जगह पे आप 2 रख दीजिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q+2। ठीक है, तो यहाँ पे a किस किस रूप का हो सकता है, यहाँ पे a होगा, यहाँ a बराबर 3q, 3q+1 और 3q+2 रूप का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इतना काम। अब जो क्वेश्चन है वो हम अब इससे आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे a के हमने 3 रूप बताए, कौन कौन से बताए, a बराबर 3q, 3q+1 और 3q+2। ठीक है, ये 3 तरह का a हो सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम लेके चल रहे हैं, माना a बराबर क्या है, 3q है। अब क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो a है इसका हम निकालेंगे वर्ग, तो 3q है इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और q का स्क्वायर हो गया q²। तो a बराबर, अब देखिए इसको 3m और 3m+1 इस रूप के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ये जो 9 है इसको आप इस तरह से लिख देंगे 3 और गुणा में 3q²। देखिए तो अब ये 3 है, यहाँ पे भी 3 चाहिए था, ये 3 मिल रहा है, और आगे m है तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a² बराबर 3 और ये पूरा जो है ये हमने किस में बदल दिया है, m में, जहां आप लिख सकते हैं आगे, जहां n बराबर क्या है, 3q²। तो देखिए इसने बोला था धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है या तो 3m रूप का होना चाहिए और या फिर 3m+1 रूप का होना चाहिए। तो हमें ये फर्स्ट सिचुएशन में जब a का मान 3q था तो हमें कौन सा रूप मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3m। ठीक है, तो ये एक बार हो गई। अब हम a बराबर लेके चल रहे हैं, a बराबर नेक्स्ट 3q+1, माना a का मान क्या है, 3q+1 है। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, क्योंकि हमें वर्ग लेना है, तो a का स्क्वायर
और 3q प्लस 1 इसका भी आप क्या कर देंगे स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर, इसे हम खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से। तो ये होगा पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6 और q का क्या आ गया q आ गया। ठीक है, इसे हम आगे करेंगे तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आगे वाला पद हम पहले लिख देते हैं 6q प्लस ये जो 1 था इसे हम लास्ट में लिख देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई भी एक रूप चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 है और हमारे पास यहाँ पे भी क्या है प्लस 1 है, तो ये तो हमें मिल रहा है। इसके बाद आगे जो भी है पद उसमें हमें 3m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पद है इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन लें तो ये बचेगा यहाँ पे 3 हो गया q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 तो 2q प्लस 1 और इसे हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। मतलब आप a को जब 3q प्लस 1 लेके चलेंगे तो हमें कौन सा रूप मिलेगा 3m प्लस 1 रूप मिलेगा। अब थर्ड सिचुएशन जिसमें आपको a बराबर क्या लेके चलना है 3q प्लस 2 लेके चलना है। वापस से स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर पहली संख्या मतलब 3q का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12q। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसे मैं पहले लिख देती हूँ तो 12q प्लस ये जो 4 है इसे एक बार मैं लिख देती हूँ 4। अगले स्टेप में a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया है प्लस 1 प्राप्त कर लिया है देखिए। और जो बच गया है उसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन लिया तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4q प्लस 1 प्लस 1। स्क्वायर बराबर 3 और इसे हम क्या मान लेंगे m। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 जहां m बराबर क्या है ये है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और इससे जो पीछे वाला हमने लिया था वहां पे m बराबर क्या था ये मैंने पहले लिखा नहीं 3q स्क्वायर प्लस 2q था। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो आप देख सकते हैं हमने a बराबर एक बार 3q माना, एक बार 3q प्लस 1 माना और एक बार 3q प्लस 2 माना। सभी स्थितियों में हमें जो a स्क्वायर प्राप्त हो रहा है वो या तो 3m रूप का प्राप्त हो रहा है या फिर 3m प्लस 1 रूप का प्राप्त हो रहा है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 7। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो रचना वाली प्रश्नावली है जिसमें दो तरह के जो क्वेश्चंस हैं वही मेन आए हैं। ये त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए और त्रिभुज के जो परिगत वृत्त की रचना कीजिए। तो अगर त्रिभुज के अंदर की तरफ वृत्त बनाना है, अंतर्गत वृत्त बनाना है तो हम करते हैं भुजाओं का समद्विभाजन
और अगर त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त बनाना है तो हम करते हैं कोणों का समद्विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें अंतर्गत वृत्त बनाना है, इसलिए हम त्रिभुज बना करके और उसकी भुजाओं का समद्विभाजन करके और फिर उसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं ताकि आपको पक्के चित्र के लिए आइडिया हो जाए। यहाँ पे एक त्रिभुज जिसकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं कितने कितने की है, 5-5 सेंटीमीटर की है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अंतर्गत वृत्त के लिए भुजाओं का समद्विभाजन करना होता है। तो आप जब इस वाली भुजा का समद्विभाजन करेंगे, इसका करेंगे और तीसरी वाली भी भुजा का समद्विभाजन करेंगे तो आपको यहाँ पे बिंदु मिलेगा और इस तरह से आपके ये एक वृत्त बनेगा ऐसे। ठीक है, अब हम इसका पक्का चित्र बनाते हैं। तो मेरे पास अभी सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसके वो है नहीं, तो इसलिए मैं आपको वैसे बता रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आप रेखाखंड खींचिए। ठीक है, फिर आप प्रकार को खोलेंगे 5 सेंटीमीटर का, प्रकार को 5 सेंटीमीटर का खोल के, है ना, फिर आप यहाँ से यहाँ पे ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। बी से चाप काटेंगे ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर का और ए से भी वही 5 सेंटीमीटर का चाप ए बिंदु पर रख के आप इसे काट लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा बिंदु सी। अब आप ए बिंदु को सी से मिला देंगे और सी वाले बिंदु को आप मिला देंगे बी से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भुजाओं का समद्विभाजन करना है। आप क्या करेंगे, प्रकार को आप ये जो रेखाखंड है इसके आधे से ज्यादा खोलेंगे, आधे से ज्यादा। एक बार आप ए बिंदु पर रख के एक बार काटेंगे ऊपर और एक बार काटेंगे आप नीचे। इसी तरह बी बिंदु पर रख के एक बार काटेंगे ऊपर और बी बिंदु पर रख के ही एक बार काटेंगे आप नीचे। तो इस तरह से कटेगा और आप इसको मिला देंगे। इस तरह से एक भुजा का समद्विभाजन हो जाएगा। फिर आप करेंगे बीसी भुजा का समद्विभाजन, प्रकार को वही आधे से ज्यादा खोलेंगे। एक बार आप बी पे रख के काटेंगे ऊपर और एक बार नीचे बी से ही, एक बार सी से ऊपर और एक बार सी से ही नीचे की तरफ काटेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और फिर आप एसी का समद्विभाजन करेंगे तो वही बात, आप इसको आधे से ज्यादा खोल के एक बार काटेंगे ऊपर, एक बार नीचे, एक बार सी बिंदु पर रख के ऊपर और एक बार सी बिंदु से ही नीचे, इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से मिला देंगे। तो जहां पे ये तीनों की तीनों रेखाएं मिलेंगी, है ना, वहां पे एक बिंदु आप अंकित कर लेंगे और फिर प्रकार को आप इतना खोल के देख लेंगे कि अंदर की तरफ वृत्त बन जाए, इतना खोलेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से जब इसको घुमा देंगे ऐसे, तो इस तरह से अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक गोले का व्यास 0.7 मीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आप किसी पात्र से पानी या दूसरा कोई भी लिक्विड आप बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बात होती है आयतन की। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये पानी की टंकी चाहे किसी भी आकृति की हो, बेलनाकार हो या फिर गोलाकार हो, किसी भी तरह की आकृति है इसकी, इसमें से 3000 गोले, मतलब एक लोटा मान लीजिए, ये इस तरह से गोलाकार आकृति का है और इस तरह से पानी जो है ये बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते कितने इसमें लोटे निकाल लिए, इसमें से 3000 लोटे जो कि गोलाकार आकृति के पानी बाहर निकाल दिया। तो ये जो बाहर पानी निकला है इसका आयतन हमें पता करना है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, हम पहले एक गोले का आयतन निकाल लेंगे और जो एक गोले का आयतन होगा वही इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी का आयतन होगा और उसे हम 3000 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास में जो बाहर पानी निकाला गया है उसका आयतन आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे गोले का व्यास दिया गया है, तो गोले का व्यास आपको दिया गया है 0.7 मीटर। ठीक है, इससे आप त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो 0.7/2 हो जाएगा। इसका आप जब ये पॉइंट हटाएंगे, आप इसको हटा लें
तो ये हो जाएगा 2 तो पहले से ही था, और ये पॉइंट हटाने की वजह से आप 10 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 के बाद में पॉइंट था, इस वजह से। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 × 10, ये हो गया 20 मीटर। ये इसकी त्रिज्या होगी। अब आप क्या करेंगे? आप एक गोले का आयतन निकाल लेंगे। एक गोले का आयतन, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर यहाँ पे कितना है 7/20, जिसको आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 7/20, 7/20 और 7/20 3 बार हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है आप उसको काट सकते हैं। 7 से ये 7 गया, फिर देखिए आगे 4 से ये गया तो 4 5 हो गया 20, उसके बाद में 2 से 11 और ये हो गया कितना 10, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए? 11 को 7 से किया, ये हो गया ऊपर 77 इंटू 7 बटा नीचे कितना हो गया 3 5 हो गया 15 इंटू 10 को इससे किया 20 से, तो ये हो गया कितना 200। ठीक है, ये हो गया मीटर क्यूब। अब ये एक गोले का आयतन आया है, तो अब जो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन है वो बाहर निकले पानी का आयतन बराबर 3000 इंटू एक गोले का आयतन। क्यों? क्योंकि कितने गोले निकाले गए हैं इस तरह से? 3000, इसलिए। तो 3000 इंटू 77 इंटू 7/15 इंटू 200, इसकी काटाकुटी आप कर लीजिए। तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, कितना आएगा 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, 2, यहाँ पर देखिए 2 से 2 गया, तो ये कितना आ गया 7 7 हो गया 49, हंसी लगी 4, 7 7 हो गया 49, 50 51 52 और 53, तो 539 मीटर क्यूब। आप चाहे तो ये जो पानी है मीटर क्यूब के अंदर इसका आंसर आया है, आप इसको लीटर में भी बदल सकते हैं। तो इस पानी का आयतन अगर आपको लीटर में चाहिए, ये जो 539 मीटर क्यूब है, इसमें आप 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.539 लीटर आंसर। तो इसी के साथ आप गए क्वेश्चन नंबर 8 कम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 भाग दिए गए हैं और ये त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका लेके चलते हैं। ये है साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये है इसका आरएचएस वाला भाग और ये है इसका एलएचएस वाला भाग। तो आप एलएचएस लेके चलेंगे, मतलब कि आप इसका बायां भाग लेके चलेंगे और उसको आपको दाएं भाग के बराबर लेके आना है। तो ये होगा साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 घात है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 थीटा, इसे आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सूत्र लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार ब्रैकेट के अंदर की जो भी आपको पता रखा है उसको एक बार आपको दोनों को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कट रहा है सीधा सीधा, आगे क्या बचा? बच गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये पहली स्थिति का है जिसका मान क्या होता है 1। तो बराबर ये क्या आ गया है RHS। हम LHS लेके चले थे और हमें क्या प्राप्त हो गया है RHS। बायां भाग लेके चले थे, दायां भाग प्राप्त हो गया। आप आगे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। दूसरा भाग है sec थीटा प्लस tan थीटा 1
माइनस के साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसमें भी आप सेम वही काम करेंगे, LHS आप लेके चलेंगे तो ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ 1 माइनस के साइन थीटा। आगे करेंगे सेक थीटा, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा इसे आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा ब्रैकेट 1। आगे 1 माइनस के साइन थीटा। आप क्या करेंगे इधर इन दोनों का आप लघुत्तम ले लेंगे तो कोस कोस है तो लघुत्तम भी क्या आ जाएगा कोस थीटा। ऊपर वाला जो है ये ऐसे कैसे 1 प्लस के साइन थीटा और आगे 1 माइनस के साइन थीटा। आगे करेंगे तो देखिए इसके बटा में कौन है 1, तो ऊपर वाले जो पद है ये आपस में गुणा हो जाएंगे, नीचे वाले गुणा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 और साइन थीटा, यहाँ पे भी 1 और साइन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है वही जो भी हमने पीछे काम में लिया था a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि दो संख्याएं या दो पद एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो। तो आप क्या करेंगे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस के दूसरी संख्या का स्क्वायर ये कर देंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या है a तो a का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर बटा में कोस थीटा को आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये कोस थीटा ही आएगा। इसे आप आगे करें तो a का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना कोस थीटा। अब पहली जो समीका थी कौन सी वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही वाली। तो यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो इसको आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बटा में कोस थीटा। अब देखिए ऊपर 2 घात है नीचे 1 घात है ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कोस थीटा। और हमें यही लेके आना था, हम LHS लेके चले थे और हमें क्या प्राप्त हो गया है RHS। आगे आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS एंड प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदु -5 -4 व -2 3 को अंतर विभाजित करता है, p का मान भी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए दो बिंदु हैं a और b। जो a बिंदु है इसके निर्देशांक है -5 -4 और जो b वाला बिंदु है इसके निर्देशांक है -2, 3। एक कोई तीसरा बिंदु है c जो इस AB रेखाखंड को अंतर विभाजित करता है और उसके निर्देशांक जो है वो हमें क्या पता है -3 और p ये पता है। हमें ये अनुपात नहीं पता है कि ये किस अनुपात में इसको अंतर विभाजित कर रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना बिंदु C AB रेखाखंड को के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अनुपात 1 में इसका अनुपात पता चल गया है तो C बिंदु के निर्देशांक हम सूत्र से निकालेंगे। तो C बिंदु के निर्देशांक किससे सूत्र से, सूत्र अनुसार। तो सूत्र के अनुसार क्या होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और y के लिए होता है y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे m1 का काम कौन कर रहा है k, m2 का काम कौन कर रहा है 1, x1 का काम कौन कर रहा है -5, y1 का काम कौन कर रहा है -4, x2 का काम कौन कर रहा है -2, y2 का काम कौन कर रहा है 3। ये सारे मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो x बराबर, अब इसका एक छोटा तरीका है जिससे आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आप केवल m1 और m2 का मान देखिए k और 1। तो देखिए यहाँ पे k लिखिए, यहाँ बीच में प्लस लगाइए और आगे लिख दीजिए 1 और नीचे वापस से k प्लस 1। ऐसे ही आप इधर y के लिए कर दीजिए, यहाँ पे k बीच में थोड़ी जगह छोड़ के 1 और फिर आगे नीचे भी k प्लस 1। अब आप x
x2 और x1 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है -2, आप यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए -2। x1 का मान कितना है -5, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए -5। इसी तरह से यहाँ पे y2 का मान कितना है 3, तो आप लिख दीजिए। और y1 जिसका मान कितना है -4, आप इस तरह से लिख दीजिए। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा -2 को जब आप k से गुणा करेंगे तो ये होगा -2k, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और 5 को 1 से किया तो ये हो गया 5 बटा k प्लस 1। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा 3 को k से किया तो 3k, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 को 4 से किया 4 बटा k। तो हमारे पास C बिंदु का x निर्देशांक आया -2k -5 बटा k प्लस 1, और y आया 3k -4 बटा k प्लस 1। तो ये तो हमने जो निर्देशांक मिले हैं C के मिले हैं हमें सूत्र से, और अब हम जो हमें दिए गए हैं बिंदु C के निर्देशांक वो हम लिख लेते हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक हमें x बराबर क्या पता है -3, और हमें y बराबर क्या पता है 3। ये हमें दिए गए हैं और ये हमने निकाले हैं, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो अब आप मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के x निर्देशांकों को आपस में बराबर रख देंगे। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये कितना था -2k -5 बटा k प्लस 1 बराबर कितना था, इधर x का मान -3। इसको आप हल कर लीजिए, फिर वजन गुणा करेंगे, इसको आप 1 से गुणा करेंगे, ये की ये चीज वापस आ जाएगी। तो -2k -5 बराबर -3 को आप k प्लस 1 से गुणा करेंगे इस तरह से, तो ये आएगा -2k -5 बराबर -3k प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले तो हो जाएगा -2k प्लस का हो जाएगा 3k बराबर -3 और प्लस का 5। तो -2k प्लस 3k कितना हुआ प्लस का k बराबर -3 और प्लस का 5 कितना हुआ प्लस का 2। तो हमारे पास में k का मान कितना आ गया है, हमारे पास में k का मान आ गया है 2। अब यही जो k का मान है ये आप इस y वाले निर्देशांक के अंदर रख के और फिर आप इसका p का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो p का मान ज्ञात करने के लिए हम वापस वही करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 के y निर्देशांकों को बराबर रखने पर, तो ये कितना था यहाँ 3k -4 बटा k प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, k का मान कितना आया 2, तो आप मान रख देंगे 3, k की जगह पे 2 -4 बटा 2 प्लस 1 बराबर कितना 3। इसे आप आगे कर लेंगे तो आएगा 3 6 -4 बटा 2 3 बटा 3। आगे 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 बटा 3 बराबर हो गया p। तो आपके पास में p का मान कितना आ गया, p बराबर आ गया 2 बटा 3। हमारे पास में k का मान कितना आया 2 और p का मान कितना आ गया 2 बटा 3। तो इसने पूछा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप लास्ट के अंदर ये चीज लिख सकते हैं। अतः C बिंदु AB रेखाखंड को k अनुपात 1 अर्थात 2:1 में अंतः विभाजित करता